तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था जो हमारा ओवरलॉर्ड होता है उसने जीत हासिल कर ली होती है इरेंटल की किंगडम के ऊपर और अब वो वहां का नया किंग बन चुका होता है। अब उसके आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एल्विडो होती है वो ओवरलॉर्ड के बेड पे होती है और अपनी पूरी खुशबू को उसके बेड के ऊपर फैला रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो ओवरलॉर्ड होता है वो अपनी किताब के अंदर लिख रहा होता है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है या एक्ट करना है। तभी वहां पर मेड आ जाती है जो कि कहती है कि आपको अब लोगों के सामने आना है तो आपको कुछ कपड़े पहनने चाहिए। तो वो कहता है कि जिस तरीके के कपड़े तुम लोग चाहो वो पहना सकते हो। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड के कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि स्कल है थोड़ा सा वैसा अजीब लग रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्विडो वगैरह भी आ जाते हैं जो कि उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर उसको स्टैम्प करने के लिए बहुत सारे काम आए होते हैं जो कि पूरे इसके किंगडम के अंदर से होते हैं। वो लगातार स्टैम्प पे स्टैम्प कर रहा होता है और फिर वो कहता है कि मैं इस चीज़ से बोर हो गया। वैसे एल्विडो तुम्हारी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने पहले भी कहीं सूंघी है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर। तो कहती है आपको इतना अच्छा लगा मेरा खुशबू, लीजिए सूंघिए। तो वो ना करता है नहीं नहीं थोड़ा सा दूर रहिए। इतने में हम देखते वो कहता है कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है जिसके अंदर जितने भी मेरे सुप्रीम कमांडर्स हैं तुम सबको ड्रेसेस दी जाए। तो भी एल्बिडो से वो पूछता है कि ये कैसा है, तो वो कहती है कितना बकवास है ये, किसने सोचा, बेवकूफ़ ने, और ये सोचा इसी ने होता है, लेकिन वो बताता नहीं है कि उसने सोचा है, वरना फिर वो डिसअपॉइंट हो जाती। तभी यहाँ पर ओरा और मीरे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है ओरा और मीरे से। तब तक जो ओरा होता है वो कहता है कि मुझे गोद में बिठा लो, तो वो बैठ जाते हैं। इधर एल्बिडो वो कर रही होती है, तभी मीरे भी कह रहा होता है तो मीरे को भी बिठा लेते हैं और उनको सहला रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी एल्बिडो जो होती है वो ज़बरदस्ती उसके गोद में बैठ जाती है, तब कि वो उसको बैठाना नहीं चाहता था वो। फिर वो बैठ जाती है तो फिर वो बात करते हैं। तो आगे की तरफ वो कहता है कि चलो अब हट जाओ तीनों के तीनों, अब हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मीरे जो होता है यहाँ पर कपड़ों के लेके बात करना स्टार्ट कर देता है कि हमें क्रॉस ड्रेसिंग करनी चाहिए, मतलब लड़के को लड़की और लड़के को लड़के वाले कपड़ों के हिसाब से। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहता है कि चलो मैं इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ, और वहाँ पर देखता है तो हमारा जो हैमस्टर होता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ ही साथ वो डार्क नाइट के साथ सो रहा होता है। तब फिर उसका सुप्रीम कमांडर आ जाता है जिसको इसी ने बनाया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि प्लीज़ थोड़ा नॉर्मली बिहेव कर। वहाँ पर वो उससे सारी चीज़ें पूछता है तो वो बताता है कि इरेंटल के अंदर आपके खिलाफ काफ़ी सारे लोग हैं इस समय, लेकिन कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। तो वो कहता है अबे इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना था तुझे। इधर से फिर वहाँ से वो बाहर आ जाता है, इरेंटल में घूमना घूमना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई भी उसको देखने के लिए नहीं मिलता। तभी वो कहता है कि चलो हंटर एडवेंचर क्विज में चलते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी क्विज नहीं आया होता। तभी वहाँ की जो मैनेजर होता है उससे वो पूछता है लेडी से कि यहाँ पर कोई भी क्विज क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि क्योंकि कोई भी यहाँ पर काम करवाना नहीं चाहता और आपके डर से तो वैसे भी कोई दंगा फसाद मचा नहीं रहा है। तभी वो कहता है कि अच्छा मुझे सीईओ से बात करनी है। तो वो कहता है कि ठीक है, और यहाँ पर सीईओ आ जाता तो फिर सीईओ उसके सामने झुक जाता। तो वो कह रहा होता कि कोई बात नहीं, तुम झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। वैसे मेरे को पता चल रहा है कि हमारा इरेंटल जो है वो डाउन होता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडवेंचर जो है वो काम नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर्स वो सब आपसे डरते हैं इस वजह से। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें मैं एक सजेशन दूँ। तो वो कहते हैं बताइए। तो वो कहता है कि मेरा सजेशन ये है कि मैं दुनिया भर से हर एक तरीके की रेस के बंदे को यहाँ पर लेके आऊँ और उसको एडवेंचर बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक रेस, केवल इंसान ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, ओग्स, गोबलिन जितने भी होते हैं, अनडेड वगैरह, सारे के सारे एल्फ वगैरह सब के सब एक साथ काम करें। बता तू मेरा साथ देगा इस चीज़ के अंदर। तो वो कहता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपकी पार्टी के साथ हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से वो कहता है कि अब हम लोगों को पूरी दुनिया को इथोपिया बनाना है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने रूम पे आ चुका होता है, जिसके बाद वो पर्दे को बाहर निकाल कर सोच रहा होता है कि मैं किस तरीके से सारे के सारे देशों से अलग अलग रेस को लेके आऊँ और यहाँ पर बसाऊँ। लेकिन जो मेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहती है कि वो ऐसे कैसे सोच रहा है, क्या अजीब सोच रहा है वो। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसेस रेनी जो होती है वो क्लाइम के साथ होती है, और यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो अपने बच्चों को, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं उनसे मिल मिला के आगे की तरफ आती है, जिसके अंदर ये लोग कार्ड के अंदर बैठे होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं ईवल आए और सोसरर सुप्रीम के बारे में, रेमन के बारे में। तो जो ईवल आई होती है वो कह रही होती है कि जो सुपर सुप्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मेरे को पता है कि उसने 70,000 बंदे एक झटके में मार देते, इतना ज़्यादा ताकतवर तो हम में से कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रेवन जो है वो उसको संभाल सकता है। तो सारे लोग कहते हैं कि अबे तू ज़्यादा ही प्यार में नहीं गिर गई उसके। तो कहते कि अरे वो कितना डैशिंग है, ताकतवर है, तुझे पता भी है। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को किस तरीके से यहाँ का काम करना होगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम्स के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तब तक उसकी बहन भी आ जाती है, तो वो कह रही होती है कि मुझे तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो कहते कि ठीक है। तो यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ और तुझे किंग बनाऊँ तो जैसे मैं कहती हूँ वैसा वैसा करता चला जा।
इधर से सीन आता है ब्रेन क्लाउस की तरफ, जिसके अंदर वो अपने मास्टर्स के पास आया होता है सीखने के लिए, जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को दिखा रहा होता है। और जो यहाँ पर बुढ़ेरा मास्टर है वो कह रहा होता है कि तेरी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, मैं तुझे और भी सिखा सकता हूँ, अब लेकिन तू स्टोन ऑफ के जितना ताकतवर तो नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि स्टोन ऑफ वो तो जा चुका है, अब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। इधर से सीन आता है हम लोगों को किंगडम के बाहर का देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो प्रिंस होता है वो अपने यहाँ लोगों को लेकर खड़ा होता है और बताया क्या जा रहा होता है कि सुप्रीम लीडर की तरफ से यहाँ पर भेजा जा रहा है एक डिप्लोमेट को, जो कि होती है एल्विडो। यहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही होती है, जिसके अंदर हम एक नोबल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सब बकवास है, किसी के साथ रहने में मजा नहीं रहा मुझे। लेकिन जैसे ही वो एल्विडो को नीचे की तरफ दिखता है उतरते हुए, भाई उसका दिल धड़क जाता है। वो कहता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इससे तो मैं ही बात करूँगा। और वो सीधा चलते चलते चला जाता है। इतने में एल्विडो जो होती है वो प्रिंस किंग इन सब भी बात नहीं कर पाती। इतने में ये आके बोलने लगता है कि मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ कि चीज़ें जिससे कि हमारा रिलेशन अच्छा रहे। तो वो अच्छा सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो उसका बाप होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुझे पता भी है तूने क्या किया है, हम लोग नोबल हैं मेरे साथ, मगर वो क्या है तुझे पता भी है, वो डीमंस है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो अगर हमें एक सेकंड में मारना चाहे तो वो मार सकते हैं। लेकिन इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मार देंगे हम लोगों को, तो इसको तो लग रहा होता है कि एल्विडो जो है इससे पट चुकी है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की होती है जिसको हम देखते हैं कि फिंगर 8 वाली थी। वो कहती है कि मैं तेरी बात करवाऊंगी एल्विडो से, तू टेंशन मत ले। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और हम देखने मिलता है वो मुलाकात करवाते हैं, जिससे कि वो एल्विडो के साथ चलते हुए आ रहा होता है, बात करता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी महकें बहुत अच्छी हैं। तो जैसे ही वो दरवाजे पर आता है तो वो एल्विडो के कंधे पर हाथ डाल लेता है, जिससे को एल्विडो उसे दिखते गुस्से में आती है, लेकिन फिर वो कहती कोई बात नहीं। इधर से सीन बदलता, हम वही फिंगर 8 की लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना तुम्हें पता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तू टेंशन मत ले। तभी उसके गले में कुछ होने लगता है, तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि एल्विडो जो होती है इधर गुस्से से पागल हो रही होती है और कह रही होती है कि वो कीड़ा मकोड़ा मुझे छुआ, मैं केवल ओवरलोड की हूँ और उसने मुझे छुआ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ये सब तेरी गलती है। इधर से फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस रेनी है वो एल्विडो के लिए काम कर रही है यहाँ पर, और प्रिंसेस बोल रही होती है कि बस आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो पूरा किंगडम आपके घुटनों के नीचे होगा। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर ओवरलोड होता है वो एल्विडो को बाय बाय कर रहा होता है किंगडम जाने के लिए, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रो मत, तुम केवल एक बच्ची जैसी हो। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो वो कहता है कि समझ जाओ थोड़ा सा, तुम बड़ी हो गई हो। तो वो कहते ठीक है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, और ये होते हैं होली की जगह से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, रिलीजियस प्लेस होती है, समझ जाना तुम लोग। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं सुप्रीम लीडर के बारे में, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि उसके पास जितने भी डीमंस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे ख़त्म करना होगा। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि वैसे उसको ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी 13 सबसे ताकतवर योद्धा हैं। तो कहते हैं कि हाँ योद्धा तो हमारे पास हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लोग लड़ना चाहेंगे उन लोगों से। तो वो कहते हैं कि पहले हम लोग उसके अंदर घुसेंगे और पता करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर हमला करेंगे। इधर से सीन बदलता, हम एल्निक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि वो मॉन्स्टर है, यार ये क्या हो रहा है। और वो अपने बालों को पकड़ता है, उसके बाल टूट रहे होते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा टेंशन में। वो कह रहा होता है अपने 4 फिंगर्स को बुला के कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग वहाँ जीत पाएंगे। तो वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते हम लोग, वो हमें बर्बाद कर देगा। तो भाई वो पागल हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैंने जैसे उसकी ताकत देखी है तो मेरा तो अंदर से इतना कपकपी हो रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कोई इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन अभी हमें कोलोसियम जाना है ना, चलो वहाँ चलते हैं। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कोलोसियम आया होता है, जिसके पास यहाँ पर 5 जो एलिमेंट टाइप है, मतलब जो कि रेवन लेवल के, मोमो के लेवल के, वो यहाँ पर उसकी गार्ड करने के लिए हैं। तो वहाँ पर वो थोड़े से रूड भी होते हैं, लेकिन वो कह रहा होता है कि अगर ये एडमिट टाइप है, मतलब कॉन्करर प्लेयर है, तो इनको रूड होने का मतलब बनता भी है। यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा जैसा भी है चलता है सब कुछ। यहाँ पर ये फाइट देखने आया होता है कोलोसियम के अंदर, जो कि हमने पहले भी देखे होते हैं रोमन्स के टाइम में। और यहाँ पर कुछ होली कैरेक्टर्स आते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं एल्निक्स, और हम सुप्रीम लीडर को हराना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रहा, बस तुम मेरे पर विश्वास कर लो। तो वो कहते हैं कि विश्वास कैसे करें, तुमने ही सबसे पहले उन लोगों के साथ टाइल्स बनाई थी। तो वो कहते हैं कि यकीन करो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि एल्निक्स तू मुझे धोखा देना चाहता है। पीछे से ऑप्शन देखने मिलता है, वो होता है ओवरलोड। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, जितने भी होली के बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि तूने हमें धोखा दिया है, हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। एल्निक्स यहाँ पर जितने भी होली के बंदे होते हैं सब यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कह रहा होता है कि तुम मेरी जान लेके मानोगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए आया हूँ, तो देख तू मेरी फाइट। यहाँ से देखने के लिए मिलता है कि जब इसने एल्विडो को विदा किया था, तो जो उसकी मेड होती है सोल्यूशन, उससे वो कहता है कि अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था ई-रेंटल के अंदर कि मैं नए नए ताकतवर लोगों को लेकर आऊँगा, तो उसके लिए मुझे दुनिया घूमनी पड़ेगी। तो ई-रेंटल के मैनेजर को बुलाया जाए। तो वो सीईओ को बुला लेते हैं, या साथ में फिर सीईओ को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि जो ये किंगडम है
ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मैंने सुना है कि यहाँ पर आर्मन टाइप के कॉन्करर प्लेयर काफ़ी सादे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि आपके लेवल के तो यहाँ पर लोग हैं भी नहीं। तो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी पहचान छुपा के जाना चाहता था पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहचान छुपाने का फ़ायदा ही क्या है यहाँ पर। अगर दुनिया को ताकत दिखानी है तो अपने असली चेहरे के साथ दिखाऊँ ना। तो इधर से फिर सीन आता है फ्लूइड की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो फ्लूइड को नॉलेज देता है और नॉलेज के बदले वो फ्लूइड जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है सारी के सारे, और वहाँ पर रेंटल के, गिल्ड के और जो इसकी फाइटिंग को मैनेज करवाएंगे कोलोसियम के अंदर उसके अंदर। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि हाँ आपको वेपन भी लेना होगा। तो वो पहुंच जाता है उस बंदे के पास जहाँ पर इसको वेपन वगैरह मिलेंगे और इसके मैच को करवाएंगे। वहाँ पर वो जाता है तो वो कहता है कि मुझे मास्क पहन के जाना होगा। तो वो मास्क पहन के वहाँ पर पहुँचता है। तो वो कह रहा होता है कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है सर सुप्रीम, मैं जानता हूँ आपको। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो अपना मास्क उतार देता है। वो कह रहा होता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, आपसे कैसा छुपाना, और आप तो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़ाइट करवाऊँ वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग के साथ। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे तो मैजिक वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं केवल मैजिक कास्टर भी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो वो कहता है कि आपको कोई हथियार चाहिए तो ले लो, और वो हथियार ले लेता है और वो कहता है कि ठीक है आपका दिन मंगलमय हो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है। इधर होता है स्ट्रॉन्ग किंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको कहा जा रहा होता है कि तुझे अगर इस बंदे को हरा दिया तो तुझे इतना पैसा मिलेगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। तो कहते हैं कि अच्छा मेरे को पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इधर से हमें देखने मिलता है कि ओवरलोड वर्सेस स्ट्रॉन्ग किंग की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो ओवरलोड होता है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं हूँ सुप्रीम सोर्सरर। तो वो कहते हैं कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन आपको पता है ना इस फाइट के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। तो कहते हैं कि मैं जानता हूँ इस चीज़ का, मैं रूल ब्रेक नहीं करता, ना ही मैं अपनी जुबान तोड़ता हूँ। तो तुम आ जाओ स्ट्रॉन्ग किंग। और दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों के हथियार एक दूसरे से टकराते हैं। हम एलिक्स को देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग किंग को वो कर रहा होता है चेयर, ना कि हमारे ओवरलोड को। वो कह रहा होता है कि एलेक्स मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं तू देखता रहे। इधर से हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग किंग जो होता है वो अटैक कर रहा होता है, काफ़ी अच्छे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा ओवरलोड होता है वो भी कम नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से उसके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो यहाँ पर चेहरा दिखाता है। तो वो कहता है कि अच्छा एक ट्रोल। तो फिर वो अपना नाम बताता है आउंसोल गिल। तो वो कहता है कि क्या हुआ तुम हंसे नहीं? तो कहता है क्यों हंसूं? तो कहते हैं कि लंबा नाम ट्रोल के अंदर तो कमजोरों का माना जाता है। तो कहते हैं कि वो बेवकूफ़ों की सोच है, मेरी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुमसे पूरी ताकत पर लड़ना चाहता हूँ, तो तुम मेरे से पूरी ताकत पर लड़ो। तो जो ओवरलोड होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ज़रूर। तो वो भी पूरी ताकत पे आ जाता है, वो भी पूरी ताकत पे। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है तो हमारा जो ओवरलोड होता है केवल उसके एक हाथ को टच करता है तो उसका एक हाथ खराब, दूसरे पैर को टच करता है तो पैर खराब। तो वो कह रहा होता है कि आप मैजिक कास्टर हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी मौत दें जिससे कि मुझे दर्द ना हो। तो इधर से वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे रेंटल में आ जाओ ना, एडवेंचर उसमें आ जाओ। तो कहता है कि नहीं, मैं सालों से यहाँ पर लड़ता आया हूँ, मैं यहीं पे मरना चाहता हूँ, आप मुझे मार दीजिए। तो अचानक से बस जाता उसके पास, उसके सीने के अंदर हल्की सी तलवार घुसेड़ता और बूम, खेल खत्म। जो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग होता है वो धराशायी हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि जितने भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवेंचर हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सब ई रेंटल में आओ, मैं तुम सब लोगों का बहुत भला करूँगा। वहाँ पर कोई भी भेदभाव ना होगा, इंसान होंगे, ऑर्ग होंगे, गॉब्लिन भी होंगे, डार्क एल्फ भी होंगे, कुत्ते बिल्ली भी होंगे, इंसानों की अलग अलग प्रजातियाँ भी होंगी, जो चाहे वो यहाँ पर रह सकता है मेरे उसके अंदर। फिर वो एलनेक्स के पास जाता है और एलनेक्स से कहता है कि मैंने देखा तूने मुझे धोखा दिया। तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे। तो वो कहते क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारी कंट्री को नाजी की एक स्टेट का तरीके से कंसीडर कर लें। तो कहता क्या? तो कहते कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी कंट्री आपकी कंट्री के साथ बिल्कुल टाइल में रह जाएगा, बाइंड हो जाए, एक ही हो जाए। तो कहते अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। और यहाँ से चला जाता है। सारे उसके लोग कह रहे होते कि आप क्या कर रहे हैं एलेक्स? तो कहता है कि तुमने देखा नहीं वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। फिर इधर से सीन आता है डैमी की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो एल्बिडो से बात करता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ओवरलोड अब आगे क्या करने वाले हैं? तो वो कहता है कि ओवरलोड का जो मकसद था पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने का, वो तो हम करेंगे ही ना। तो भी डैमी को कुछ एहसास होता है, वो कहता है कि नहीं, ये जो हम लोगों के साथ हुआ था उसमें हम लोगों ने इतना सोचा ही नहीं, वो हमसे आगे का सोच रहे थे, वो पूरी दुनिया को अपने अंडर करना चाहते हैं अब। मतलब ये लोग अपनी तरफ से कुछ भी सोचते रहते हैं। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जो ओवरलोड होता है वो क्रोकस के पास आया होता है, लिजर्ड मैन की कंपनी के पास, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे लोग जो वो मेरे अंदर हो, अब मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग के टाइल्स को आगे बढ़ाओ तुम, और क्रोकस तुमसे कोई गलती ना हो दोबारा से। इधर से शेल्डर और ओरा जो होता है वो बातें कर रही होते हैं आपस में। तभी वो कह रहे होते हैं कि जो ओरा होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब ओवरलोड के साथ मिला जुला हुआ है, तो इस वजह से शेल्डर जो होती है उसको थोड़ा जेलस सा फील हो रहा होता है। तो भी ओवरलोड जो होता है वो कहता है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी जगहों पे,
यहाँ से हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये लोग एक माइनर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि डॉफ होते हैं, मतलब बौने होते हैं, उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो ये लोग चलते चलते जा रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि ओवरलोड जो होता है वो थक चुका होता है, कह रहा होता है कि अब हमें यही रेस्ट करना चाहिए। तो पूरा किंगडम बना देता है भाई। लिजर्ड मैन तो देख के ही शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से फिर शेल्डर जो होती है वो अभी भी ओवरलोड के कमरे के बाहर होती है। तो और ओरा जो होता है वो समझा रहा होता है उसे कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुझे माफ कर देंगे, बस तुझे बस उनके साथ जो सब वो सोचते वैसा सोचना होगा। तो वो कहते कि ठीक है। इधर से फिर वो लोग अगले दिन आगे बढ़ते रहते। तभी हम देखते हैं कि वो एक गुफा के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसके अंदर गुफा के अंदर जो ओरा होता है वो चला जाता है। वहां पर हमें एक डॉग देखने के लिए मिलता है जो माइनिंग कर रहा होता है। ओरा को देख के वो डर के भागना स्टार्ट कर देता है इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके। लेकिन ओरा कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के आया हूँ और मैं नाजिक का डिप्लोमेटिक हूँ, तो मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है अच्छा। तो कहते कि हमारे ओवरलोड भी तुम्हारे पीछे हैं, देखो। और वो जैसे ही उसको देखता है वो डर जाता है। लेकिन फिर बाद में वो समझा देता है कि मैं एक बहुत अच्छा किंग हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की माइनिंग की टेक्निक का बहुत ज़्यादा फैन हूँ और तुम ऐसी ऐसी चीज़ों को बना सकते हो जो कि नाजिक के अंदर नहीं बनाई जा सकती। तो मैं तुम्हारी जो ये स्पेशलिटीज़ है इसको खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे टाइल्स मेरे साथ बड़े रहेंगे, तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि मगर इस चीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जितने भी डॉफ है उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है कोबरास की तरफ से। तो वो कहते हैं कोबरास ये क्या चीज़ है? वो कहते हैं कि एक तरीके की भेड़िया स्पीशीज जो कि हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जो एंशिएंट क्राफ्टिंग थी वो भी हम लोग भूल चुके हैं। तो वो कहते हैं कि उस चीज़ की टेंशन मतलब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं डॉफ सिटी के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी सारे कोबरा जो होते हैं उन लोगों ने उनके इलाके को अंडर में कर रखा होता है। तो भी वो कहता है कि शेल्डर कुछ लोगों को लेके जाओ और सब लोगों को पकड़ना, किसी को मारना नहीं है। तो कहता है कि ठीक है। अब वो लोग जाते हैं, कोबरा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो बोने लेग लेंगे, ये लोग कौन है, लेकिन मारो जो भी है मारो। अब वो मगर इधर से जो शेल्डर होती है वो अकेला सिंगल हैंडली सब लोगों को कैद कर लेती है और इसका जो बॉस होता है ब्लू हेयर उसको भी पकड़ लेती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम लोगों को। तो भी वो उसको माइंड कंट्रोल कर लेती है और सब कुछ वो बता देता है कि किस तरीके से डॉफ के साथ हम लोगों ने क्या क्या किया और हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं और कोच ने हम लोगों को कमांड दिया है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारे डॉफ जो होते हैं वो सोल्जर्स भी होते हैं और यहाँ पर वो लोग एक जगह का रास्ता बंद करने में लगे हुए हैं। सामने से हम लोगों को देखने मिलता है काफी सारे कोबरा जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, उनके ऊपर वो लोग हमला कर रहे होते हैं और उनसे बच भी रहे होते हैं साथ ही साथ। मतलब इनके साथ इनकी डिफेंस फाइट चल रहे होते हैं। लेकिन पीछे से बताया जा रहा होता है कि एक बंदा आया नाजिक का किंग, वो तुमसे बात करना चाहता है। यहाँ पर वो आ जाता है और हमें देखने मिलता है कि हमारा डॉफ भी यहाँ पर होता है जिसका नाम है डुग्गो। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा हमारा डॉफ साथी भी इनके साथ है, तो हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, इन लोगों से अंदर आने दो। फिर यहाँ पर जो कोगरो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये डॉफ जो होते हैं वो काफी ज्यादा समझदार होने लगे हैं और जो रेड हेयर इनका लीडर होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को आगे चल के इन लोगों को पूरी तरीके से तबाह करना होगा, तो तुम लोग अपना अटैक करने के लिए तैयार हो। और जैसे ही वो लोग अटैक करने के लिए जाते हैं तभी दरवाजा खुलता है, तो हम देखने के लिए मिलता है कि अनडेड नाइट जो होते हैं वो वहां से निकल के आए होते हैं और बंदों को भाई कत्लो आम करना स्टार्ट कर देते हैं, गाजर मूली की तरह खट 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 काटना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रेड हेयर कभी कह रहा होता है कि डॉफी इतने बड़े भी होते मुझे पता नहीं था और वॉरियर्स भी होते इतने अच्छे, वो भी मैंने सोचा नहीं था, अभी हमें रिट्रीट करना होगा। लेकिन तभी वो रिट्रीट करने के चक्कर में पूरा का पूरा ब्रिज तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे दो अनडेड जो होते हैं वो गिर जाते हैं। सीन बदलता हम लोग दिन मिलता है जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि हमारा दो अनडेड गए हैं, ये कैसा हो सकता है, कोई तो ताकतवर बंदा है यहाँ पर। फिर वो डॉफ के साथ मीटिंग में बैठ जाता है जिसके अंदर वो बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी क्राफ्टिंग टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा मदद है, क्योंकि नाजिक के अंदर ऐसे हथियार नहीं बनते हैं जिस तरीके के तुम लोग बना सकते हो, तो तुम लोग मेरा साथ दो और जो ये कोगरा की दिक्कत है ये मैं साफ कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ काम तो कर लेंगे लेकिन हम यकीन कैसे करें तुम्हारे पर। तो वो जो डुग्गो होता है वो भी कह रहा होता है कि काफ़ी अच्छा आदमी है, इसने हमारी ओल्ड सिटी को बचा लिया है। तो कहते हैं ओल्ड सिटी को बचा लिया है? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी ज़मीन को बचाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, जिसके अंदर कोई भी मान नहीं रहा होता, लेकिन बाद में उन लोगों को समझ में आ जाता है कि केवल यही बंदा है जो इनको बचा सकता है। तो वो एग्री कर जाते हैं इसकी शर्तों के ऊपर। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि तुमने कभी क्राफ्ट नहीं की थी। वो नाजिक की एक सोर्ड दिखाता है जिसको कहते हैं ब्लैक सोर्ड। तो सारे लोग उसे देखते कहते हैं कितनी इंप्रेसिव है, लेकिन अब हमारे पास ये आर्ट नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को रिक्रिएट कर सकें। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग जरूर करोगे। तभी डुग्गो जो होता है वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम मेरे साथ मिलो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे दो डैड्स को कैसे हराया। तभी वो कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है, हम देखने वो कोगरों की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, जिसमें पता चलता है काफ़ी सारे कोगरों मारे पड़े होते हैं। इधर से जो ओरा होता है वो देख रहा होता है कि जो ब्रिज है वो गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे दो अनडेड जो है उसके अंदर गिर गए हैं। तभी वो कहने वाला होता है, तभी ओवरलोड कहता है चुप, मैं बात कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ओवरलोड को पहले से इस चीज़ के बारे में पता था। तो वो कहता है कि वैसे इस गैंग को हराने के बाद क्या है। तो वो कहते हैं कि इनके पीछे जो है वो ड्रैगन्स हैं। तो कहते हैं अच्छा ड्रैगन्स, और उसको याद आने लगता है ड्रैगन्स के बारे में जो बताया गया था स्टार्टिंग एपिसोड में मोमो को। फिर इधर से सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोगरो का जो लीडर होता है सेल्टा, उसके बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
जब तुम्हारा बाप यहाँ पर है। और जैसा तुम कह रहे हो कि वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है, तो हम लोगों को अब ड्रैगन्स की मदद लेनी पड़ेगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ड्रैगन्स होते हैं वहां पर वो पहुंच चुका होता है और वहां पर शेल्टा को बोला जा रहा होता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कह रहा होता है कि कुछ ड्रॉफ है जो कि हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम ये सोना ले लो और हमारी मदद करो। तो जो ड्रैगन लीडर होता है वो कह रहा होता है कि शेल्टा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और वो भी इतने कम पैसों में, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इसका 10 गुना देना होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ड्रैगन लीडर होता है वो अपनी 3-4 बीवियों में से एक को कह रहा होता है कि जाओ मेरे इस बच्चे को बोलो उन लोगों को खत्म करके आए। तो वो कहता है कि वो तो पढ़ रहा है। तो कहते हैं वो ना समझ कहीं का हर समय पढ़ता ही रहता है, रुको मैं संभालता हूँ। और यहाँ पर वो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुझे अपने बाप के लिए आज कुछ काम करना है। तो कहता है ठीक है फादर। और यहाँ से वो चला जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बंदा कि बिल्कुल ही ज़्यादा नर्वस बंदा है, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और जैसे ही वो ओवरलोड को देखता है तो वो घबरा जाता है। ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे दिल को कचूल कर रख दूंगा। तो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो उसके सामने झुक जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं प्रिंस हूँ वैसे ड्रैगन्स का, लेकिन मैं लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता हूँ। मेरे फादर को ये सब करना पसंद है, मुझे नहीं। तो कहता है अच्छा तुम तो अच्छा आदमी हो। लेकिन इधर से ओरा जो होती है वो उससे बात करती है, तब उतने में सुसु निकल जाती है उसकी ड्रैगन की। वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना ओवरलोड, गलती से हो गया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और जो हमारा डुग्गो होता है वो भी यहाँ पर चल चुका होता है और वो लोग पहुंच चुके थे ड्रैगन के रूम के अंदर, जिसके अंदर जो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि तुम इस वकूफ को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पर जो ड्रैगन का बेटा होता है प्रिंस, वो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, आपसे इनसे लड़ना नहीं चाहिए। तब तक वो कहते हैं मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब तक उसका दिल कुचल के ड्रैगन को खत्म कर दिया जाता है। वो कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर 3 ड्रैगन और हैं, तुम्हारी माँ कौन सी है मुझे बताओ, मैं उनको छोड़ दूंगा। तीनों कहते हैं कि मेरी माँ तीनों हैं। तो कहते हैं तो कहता है कि हाँ, मुझे एक ने पाला है, एक ने सीखा और दूसरे ने मेरे को पाल बड़ा किया है। अच्छा वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तीनों का माफ किया, सारा खजाना हमारा हुआ, अब हम लोग आगे जाएंगे। आगे और खजाना मिलता है। फिर हमें देखने मिलता है कि बाहर की तरफ कोरगा पे हमला करने के लिए शेल्डर को और ओरा को भेजा गया होता है कि जितने भी ये लोग हैं, अगर टाइल्स कर ले डिप्लोमेटिक तो ठीक है, अदरवाइज तो खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं कोरा के लीडर शेल्टा के पास और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि तुम लोग हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो। तो कहते हैं तुम लोग तो 2 ही हो। कहते हैं हम 2 बेशक है, लेकिन तुम लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इधर में शेल्टर जो होता है वो कह रहा था कि हाँ हमें लड़ने की जरूरत है, तुम्हें खत्म करने की जरूरत है। और सारे सारे जो इतने भी कोगा होते हैं सब हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शेल्टर जो होती है वो भाई बंदों को चीड़ रही होती है, काट रही होती है, पीट रही होती है बहुत बुरी तरीके से, मतलब गाजर मूली बना देती है। उधर से और भी पीट रहा होता है सार को, और इधर से शेल्टर जो होता है वो घुटनों पे आ जाता है और कह रहा होता है कि माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इधर से हम लोग देखते हैं कि ओवरलोड जो होता है वो सारे ड्रैगन्स का अब लीडर बन चुका है और सारे ड्रैगन जो है अब वो उसके अंडर काम करेंगे। तभी एक ड्रैगन और आ जाता है जो कह रहा होता है कि मैं तेरा नहीं मारूंगा, तब तक उसका भी दिल कुचल देता है। तो अब सारे ड्रैगन जो है वो उसके अंडर है। इतने में वो पहुंच जाता है कोगरा वाली जगह पर। तो शेल्टर कह रहा होता है कि यहाँ पर ये इतना खून वून, तो कह रही थी कि मैंने मारा इनको, बहुत मजा आया मुझे। वैसे ये मान नहीं देते, लेकिन अब ये शेल्टर जो है अब मान चुका है, अब तो चेला बन गया अपना। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब सब लोग यहाँ पर आराम से अमन के साथ रहेंगे, ठीक है, और तुम लोग डॉफ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। इधर से सीन बदलता है, जितने भी डॉफ होते हैं सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको उनका वो सामान मिल चुका होता है और जगह मिल चुकी होती है जो कि उन्हें चाहिए थी। इधर से सीन आता है डैमी की तरफ, जिसके अंदर जो डैमी होता है वो ओवरलोड वगैरह होता है कि आपने जो मिशन छोड़ा था अब उसको पूरा करने का समय आ चुका है। तो कहते कि कौन सा मिशन, वैसे मुझे पता है, वैसे तुम क्या सोचना चाहते हो, मिशन मेरा कैसा लगा तुम्हें। तो कहते कि आपका मिशन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम मिशन पूरा करें। तो कहते हैं ठीक है करो। जैसे सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस जो होते हैं दोनों एक साथ बैठे होते हैं और वो डिप्लोमेटिक टाइल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर अब इन लोगों को पता चल गया है कि हमारे किंगडम के ऊपर खतरा कभी भी आ सकता है, तो हम लोगों को कैसे जल्द से जल्द प्रोग्रेस करनी है। तो वो कहते हैं कि मुझे जल्दी किंग बना दो तो मैं क्लाइम के साथ तुम्हारा रिश्ता कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि जरूर। सीन बदलता उधर से हम वही नोबल को देखते हैं जो एल्बिडो के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ गुंडी गुंडी बातें कर रहा है, जिसको हम स्किप कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बिडो जो होती है वो बात कर रही होती है और कह रही होती है कि आपका प्लान हमेशा बहुत तगड़ा होता है। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ पर नाबे, मोमो, एल्बिडो और ओवरलोड सारे बंदे एक साथ होते हैं और सारे बंदे उनके सामने झुके हो रहे होते हैं इरेंटल वाले, और इरेंटल को भी अब थोड़ा थोड़ा इज्जत करना आ चुका है इसका। इधर से वो कह रही होती है कि एल्बिडो कि मेरी एक गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तो कहते कि अच्छा, तो कहते कि वैसे सारी गलती इस हिलमा की है। तो वो कहते हैं हिलमा इसकी गलती है। तो कहते कि हाँ, क्योंकि इसने ही उस नोबल को घुसने दिया, क्योंकि वो चोरी जो है इसके वजह से हुई है। तो वो कह रहा था कि अच्छा इसके सरदार कौन थी। तो कहती तुम, तो तुमने गलती की है ना कि इसने गलती की है। तो मैं यहाँ पर अभी किसी को सजा नहीं दे रहा, लेकिन हिलमा तुझे इसका भुगतान करना होगा। तो वो कहते कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हिलमा को वापस भेज दिया जाता है उसके दोस्तों की तरफ, लेकिन उधर से भाई वो बोल रही होती कि वो तो काफ़ी अच्छे हैं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, वैसे हैं, फला हैं, ढीन है, वो तो काफ़ी मर्सीफुल है वगैरह वगैरह। लेकिन इधर से फिर जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि अब उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, तो अब उन लोगों को दिखाना होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। डैमी, क्रोकस और एल्बिडो, तुम लोग कुछ कहना चाहते हो इसके बीच में।
तो यहाँ पर सब लोग अपने ओपिनियन देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि भाई डैमी जो होता है वो तो भाई तबाही मचाने की बात कर रहा होता है। इधर से क्रोकस कह रहा होता है कि आपका प्लान काफी अच्छा है, इधर से शेल्डर भी कह रही होती है कि आपका प्लान काफी अच्छा है, किसी को कुछ नहीं पता प्लान किसका है। इधर से भाई बहुत अजीब चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि अब ये प्रिंसेस रेना के किंगडम के ऊपर हमला करने वाले हैं। इधर से किंगडम के पास आ चुका है लेटर, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जिस नोबल ने चोरी की है, अगर उसको वापस तुम हमें वापस कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, अदरवाइज तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इधर से जो प्रिंस होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर उसको वापस करने के लिए तैयार हूँ। इधर से किंग कह रहा होता कि हमें पता भी तो नहीं है उसने चोरी की है कि नहीं। तो वो कह रहा होता कि चोरी की हो ना की हो, लेकिन मैं अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, तो हमें यही करना होगा। लेकिन तब तक हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज, और खटखट और एलिवेटर उसके सामने आ चुकी होती है और कह रही होती है कि अगर तुम उसको वापस नहीं करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। इधर से हम किंग को देखते जो कि कह रहा होता कि मैं उसको तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम मेरा सर काट के लेकर जा सकती हो। तो वो कहते कि नहीं, आप अब जंग के लिए तैयार हो जाइए किंग। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बहुत ही खुददार नजर से उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक कीड़े मकोड़े औकात में मेरे सामने। सीन बदलता हम देखते हैं कि ब्रायन जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, बातचीत करता हुआ एक लड़की के साथ, जिसके अंदर वो लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे पापा जो है वो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको सारे को लड़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद हमारे ऊपर मुसीबत टूटने वाली है। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने फाइट देखी है, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने से जितने लोग हो सके सर्वाइव कर सकें, तो मैं उनको सर्वाइव करवाना चाहता हूँ। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि नाजिक में हमारे यहाँ पर अब बैठ के बताया जा रहा होता है कि किंगडम किस किस तरीके से किस किस के साथ हमारा अलायंस है और किस किंगडम पे हमें हमला करना है। तो जितने भी बंदे होते सब बैठे होते, इधर से क्रोकस को बोला जा रहा होता है कि क्रोकस तू लीड करेगा यहाँ से, और मेरे तू लीड करेगी अंदर की तरफ। तो तुम लोगों को वहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिले वो भी लेके आने हैं। तो इधर से वो सब एग्री कर जाते हैं। इधर से वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ सेबस के पास। सेबस के पास जाता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो कह रहा होता है कि मुझे उससे मिलना है। और यहाँ पर जो इनकी होती है फ्लोर नंबर 8 की बंदी, वो बैठी होती है, और उसको कभी किसी ने देखा नहीं है कि बस सेबस ने और इसे नहीं देखा हुआ है। और यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि क्या तू हमारा साथ देगी। तो कहते हैं कि वहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए आप, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, समझदार हैं, इस वजह से। तो वो कहते कि तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानना चाहते। तो कहते कि मैं आपका ऑर्डर मानना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं अपना ओपिनियन रख रही थी। तो वो कहते कि ठीक है, मैंने तुम्हारा ओपिनियन डिस्कार्ड कर दिया है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि अनडेड की आर्मी को लेकर जाया जा रहा होता है एक कंट्री की तरफ, जिसके अंदर कहा जा रहा होता है कि अब इसका तहस नहस करने का समय आ चुका है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक लड़का एक लड़की होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जम के फाइट करनी होगी। वैसे भी हम 5 अर्मन टाइप यहाँ पर वॉरियर्स हैं, तो हम लोग आराम से इन लोगों को संभाल लेंगे, और अनडेड होते ही कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन बताया जा रहा होता है कि जो एलिट अनडाइड है वो भाई जो है वो 2000 बंदों को एक साथ काट के रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी वो लोग अपने आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो अनडेड होते हैं वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तो जितने भी मैजिक कास्टर होते हैं उनसे हमला करवाया जा रहा होता है, जो फिजिकल फाइटर्स होते हैं उनसे अटैक करवाया जा रहा होता है कि जो एरो चला सकते हैं वो, तलवार चला सकते हैं वो, लेकिन हमारे अनडेड फाइटर्स का कुछ नहीं बिगड़ता। तभी अनडेड जो होता है वो तोड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। तो जितने भी यहाँ पर फाइटर्स होते हैं सब मैजिक कास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने डीबीएस के ऊपर, और जो डीबीएस फाइटर्स होते हैं वो आगे की तरफ आके फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैजिक कास्टर्स होते हैं वो पीछे से उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो अनडेड होते हैं वो इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड होते हैं कि यहाँ के डीबीएस कैरेक्टर्स जो एलिमेंट टाइप कॉन्करर प्लेयर है वो भी अनडेड का कुछ नहीं करवा रहे होते और मरने वाले ही होते। लेकिन तभी अचानक से एक बुलेट लगती है हमारे अनडेड को। अनडेड कह रहा होता कौन है, तब तक देखने मिलता है कि एक बंदा है जो रोबोट गंडम के कपड़े पहन के आया होता है और हमले पे हमले कर रहा होता है और हमारे अनडेड को हरा देता है, और 2 अनडेड खत्म हो जाते हैं। इधर से सीन आता है नाजिक का, जिसके अंदर सब लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं कि अनडेड को हरा दिया। लेकिन तभी यहाँ पर ओवरलोड जो होता है वो कहता है कि ये मेरा प्लान था। तो सारे लोग कहते हुए ये आपका प्लान था। तो वो कहते कि हाँ ये मेरा प्लान था, मैं देखना चाहता था उस किंगडम के अंदर सबसे ताकतवर बंदा कौन है। अब वो मेरे सामने आ चुका है, तो अब उसको या तो हमारे साथ आना होगा या तो मौत के घाट उतरना होगा। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस रेने जो होते हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ, तो तुम्हें जैसा भी कर रहे हैं अपने हिसाब से अब कर लेना। वैसे भी अब मेरा समय आ चुका है मौत की तरफ जाने का, आपको मेरी शुभकामनाएं प्रिंसेस रेना। तो वो कहते कि ठीक है, बाय बाय ब्रदर। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू रोज की लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी बात करती हुई आ रही होती है, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि चलो चलते हैं फाइनली उससे मिलने के लिए और टीम अप करते हैं अपने राइवल्स के साथ। और हमें देखने मिलता है कि वो लड़कियां जो होती है वो एक रूम के अंदर जाती हैं, जिसके अंदर 2 लड़कियों को लेकर एक बंदा बैठा होता है, जिसके अंदर जो लक्सा है उसका अंकल होता है ये। और वो कह रहा था कि अगर तुम लड़कियों को भी आना है तो आ जाओ, लैब्स खाली है मेरे। तभी यहाँ पर जो ईवल आई होती है वो कहती है मैजिक कास्ट, और दोनों लड़कियों को हिप्नोटाइज करके भेज देती है कि बाहर निकलो तुम। तो कहते हैं तुमने मजा खराब कर दिया। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेड कारपेट के भी बंदे आ चुके हैं, रेड आई के भी बंदे आ चुके हैं, मतलब 3-4 ग्रुप आ चुके हैं। यहाँ पर सब में बात होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो अंकल होता है वो कह रहा होता है कि मैं ही हूँ जो यहाँ पर संभाल सकता है इसको, तो तुम सारे लोग टीम अप कर लो वरना सारे के सारे बंदे मारे जाओगे। तो वो कह रहे होते कि क्या करना चाहिए। तो नेज़ल को बोला जा रहा होता है, तो नेज़ल जो होती है वो कह रही होती है कि ठीक है हम तैयार हैं।
सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस जो होता है वो जा रहा होता है और सामने से यहाँ पर ओवरलोड का खेमा लगा हुआ है। इधर से वो प्रिंस आता है और कह रहा होता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है ओवरलोड। तो यहाँ पर ओवरलोड भी जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जिसके अंदर वो बिठा देता है और उसको चाय वाय भी सर्व कर रहा होता है काफी अच्छे तरीके से। तो वो कह रहा होता है कि आपने इतना अच्छा किया मेरे साथ, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि आप मेरा सर ले लीजिए लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर नाजिक के कोई खिलाफ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, तो तुम्हारे बचने का कोई चांस है नहीं। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि वैसे मैं चाहता था कि मैं आपके साथ रहूँ, आपके अंडर काम करूँ। तो वो कहता है कि शायद कभी भविष्य में मौका मिला तो ज़रूर, या अगले जन्म में मौका मिला तो ज़रूर। इधर से वो वापस आ जाता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि कैसी रही बात ओवरलोड से। तो वो कहता है कि लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग जीत नहीं सकते उनसे लेकिन हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो भी कुछ जो बंदे होते हैं वो रेबल कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम तुमसे लड़ेंगे किंग, हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ से बच के निकलेंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। सीन चेंज होता है ओवरलोड वाली जगह पर जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि सामने वाली टीम से कुछ बंदे आए और वो लोग सर काट के लेके आए होते हैं प्रिंस का। और भाई ओवरलोड का इसे देखते ही मूड खराब हो जाता है। वो कह रहा होता है कि इन सब लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट दीजिए और कोपचे में ले जाकर सबको काट देता है वो, और कहता है कि अब होगा मिशन शुरू। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो किंग होता है वो बैठा होता है और जितने भी बंदे होते हैं उन सबको कहा जा रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं अकेला इस किंगडम में रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे। इधर से सीन आता है एट फिंगर्स की तरफ जिसके अंदर एट फिंगर्स के अंदर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बात कर रहे हैं हिलिमा से और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, हमें बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को बुला लिया जाए। तभी यहाँ पर शेलर आ जाती है और कह रही होती है कि तुम लोग क्या कह रहे थे, बचाया जाएगा कि नहीं बचाएगा। अबे तुम लोगों ने बोला था बचाने के लिए तो तुम्हें बचाया जाएगा, तुम हमारे लॉयल हो तो हम तुम्हें बचाएंगे, कीड़े मकोड़े हो बेशक क्यों ना हो। और यहाँ पर काफी हजार लोगों को वो लोग बचा लेते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं क्रोकस जो होता है वो किंगडम की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि अब इन लोगों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है। इधर से तभी हम वो रेड गम डम वाले बंदे को देखते हैं जो आते ही हमला करता है, लेकिन इधर से कुछ हमले का असर नहीं हो रहा होता जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन जो एल्बिडो होती है वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और उसको मार मार के दूसरी तरफ लेके जा रही होती है। वो भाग रहा होता है बहुत ही तेजी से और एल्बिडो के अटैक से भी बच रहा होता है। और एल्बिडो के ऊपर अटैक करता है तो एल्बिडो के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं हो सकता क्योंकि सब बहुत लो मैजिक कास्ट है। तो वो कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं कि ओवरलोड के ऊपर हमला होता है और पीछे से एक और बंदा आ जाता है व्हाइट सूट के अंदर, जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम कौन हो। तो वो कह रहा होता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। और ओवरलोड के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ओवरलोड जो होता है उससे अच्छे तरीके से बातें कर रहा होता है, उसको समझा रहा होता है, सारी चीजें बता रहा होता है क्यों इस किंगडम के ऊपर हमला कर रहा हूँ ये सब वगैरह। लेकिन वो बंदा सुनता नहीं है, सीधा ओवरलोड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिसके अंदर वो भी मैजिक कास्ट करके उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने वर्ल्ड बैरियर बना दिया होता है जिससे कि हमारा जो ओवरलोड है वो टेलीपोर्ट करके बाहर नहीं जा सकता। तो उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो ये बंदा है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि हमारे ओवरलोड की भी बैंड बजानी स्टार्ट कर दिया। उसने घुटनों पे ला दिया होता है और जैसे ही उसको खत्म करने वाला होता है तो हमारा ओवरलोड जो होता है उसके सामने सर झुका देता है। वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो यार, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज छोड़ दो यार। लेकिन तभी वो कहता है कि तुझे मरना होगा। तो कहता है कि नहीं मरना चाहता मैं। तब तक यहाँ पर एल्बिडो आ जाती है और सीधा हमला कर देती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तूने यहाँ पर अपने लोगों को बदला लिया, चलो कोई नहीं, वैसे तूने मेरे रेड गंडम का साथ क्या किया है। तो कहते कोई बात नहीं, वो भाग चुका है, अब तू भी भागने की टाइम आ गया। इधर से हम देखते हैं सीन चेंज जिसके अंदर रेड गंडम जो होता है वो अंकल होता है नेजल का। और इधर से जो व्हाइट वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मेरा नाम मैंने उसको बताया रिक्स, तो तुझे याद रखना होगा ये, ठीक है। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है। और हमें क्या पता चलता है कि जो 13 हीरोज में से एक ड्रैगन था उसने इसको कंट्रोल कर रहा है व्हाइट सूट को। तो वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे जीत नहीं पाया। अगर वो लड़की नहीं आती तो सही टाइम पे मैं उसको हरा देता। तो वो कहता कि मुझे माफ कर देना, मैं इतनी देर उसे रोक नहीं पाया। तो वो कहता है कि माफी मांगने की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगली बार जब हमारा मुकाबला होगा तो बड़ा खतरनाक होगा। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं ओवरलोड जो होता है वो चलता हुआ अंदर की तरफ आ रहा होता है और हमें सामने पता चलता है कि ये ओवरलोड नहीं, ये मिमिक्री है। और ओवरलोड सामने होता है और यहाँ पर जो एल्बिडो होती है वो कह रही होती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मिमिक के ऊपर। तो वो कहते कि अरे शांत शांत शांत, मैंने ही उसको बोला था कि अपनी जान बचाने के लिए तुझे कुछ भी करना पड़े तो वो करना। तो कहते कि मगर इसने नाम तो खराब कर दिया ना। तो कहते कि तुम टेंशन मत लो, नाम खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, क्रोकस है ना, क्रोकस हमारा नाम वापस आप कर देगा। और वैसे तुम लोगों ने देख लिया ना उन लोगों को फाइट करने का तरीका, तो इस नाम को याद रखना रिक्स को। अब मेरे को ये भी सोचना है कि प्लेयर तो नहीं है कोई, चलो देखते हैं क्या होने वाला है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं किंगडम को खाली करके जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो प्रिंसेस रेरी और यहाँ पर जो क्लाइम है वो अभी भी बच्चों को खाना वाना देने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो ब्रेन होता है वो भी इनके साथ ही होता है। सीन आता है किंगडम के अंदर जिसके अंदर ब्लू रोज जो होती है वो आए होते हैं प्रिंसेस रेरी के साथ और वहाँ पर बातचीत करते हैं जिसके अंदर उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, खास तौर पर नेजल का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है जिसके अंदर सारे लोग कह रहे होते हैं कि चाय वाय पीनी है तो वो कहते हैं हाँ पीनी है। तो वो थोड़ी बहुत और उसकी चाय को बना के लेके आते हैं तो जहर वहर मिला के उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रायन तो चला जाता है क्योंकि चाय बनाने जानी थी और यहाँ पर नेजल को ही उसके सारे लोग मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्लाइम कह रहा था ये क्या हो रहा है,
तभी क्लाइम जो हमला करने वाला ही होता है, तभी जो प्रिंसेस रेनी होती है वो उसको रोक लेती है और कह रही होती है कि देखो वो हील हो रही है, वो हील होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि इसके ऊपर माइंड कंट्रोल था, किसी तरीके का मैजिक कास्ट हो चुका था, जिसकी वजह से अगर मारपीट के इसको ठीक किया। इतने में ब्रायन अंदर आता, कह रहा होता है अबे खून, यहाँ पर क्या हुआ है? तो कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले। तब तक यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब जाने के लिए बाय बाय करते हैं। वो पूछते हैं प्रिंसेस से तुम भी चलोगी, तो वो मना कर देती है। इधर से ब्रायन जो होता है वो क्लाइम को तलवार दे देता है स्टोन ऑफ की, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें इसे संभाल के रखना होगा, मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है। इधर से प्रिंसेस रेनी जो होती है वो कह रही होती है कि तलवार दिखाना, और वो तलवार चलाती तो काफी तगड़ा चलाती है। वो कह रही होती है कि काफी ज्यादा अच्छी है ये तलवार। तो इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि क्रोकस जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, और यहाँ पर ओरा भी होता है। ओरा सारे बंदों से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने मत आना वरना तुम मारे जाओगे, मेरे को किंगडम में थोड़े बहुत काम करने हैं जो कि आर्टिफैक्ट जमा करने हैं। लेकिन कुछ बंदे मानते नहीं है, तो वहाँ पे जितने भी जानवरों को वो लेके आया होता है ओरा, सारे उनको खा जाते हैं। इधर से सीन आता है वो ब्रायन की तरफ, जिसके अंदर ब्रायन जो होता है वो क्रोकस के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे ओरा महसूस होने के बाद भी डर नहीं लग रहा, मुझे लड़ना होगा स्टोनफ, मैं तेरे बराबर आने वाला हूँ। क्रोकस जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो? तो कहता है मैं ब्रायन हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। तो कहता है कि तुम वॉरियर हो, चलो ठीक है फाइट करते हैं। और दोनों फाइट करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रायन ने अपने वाइड विन अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एक ही झटके में चीर दिया जाता है बीच में से। वो कहता है कि तुम काफी अच्छे वॉरियर थे ब्रायन, लेकिन मैं तुम्हारी तलवार को अब अपने रिवॉर्ड की तरह रखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, और उसको वहां पर वो जमा देता है और कहता है कि इसकी बॉडी को हमें प्रिजर्व रखना होगा क्योंकि ये काम आने वाला है। और चारों तरफ से उसकी बॉडी को जमा के अच्छी तरीके से चला जाता है क्रोकस, और कहता है कि वॉरियर शांति से सो जाओ। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने को मिलता है कि जो मीरे होता है वो भी किंगडम के पास आ चुका होता है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो मगर उसको मारना पड़ेगा क्योंकि ओवरलॉर्ड का इसको हुक्म है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो क्लाइम होता है वो प्रिंसेस रेनी से कह रहा होता है कि हम लोगों को क्या करना है अब। तो वो कहते हैं कि पहले फादर के पास चलो। फादर के पास जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि जो किंगडम का ट्रेजर होता है फादर ने वो निकाल निकाल कर रख दिया होता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस रेनी और इन सब की बातें होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि प्रिंसेस रेनी तुम एक काम करो, जो ये तलवार तुम्हारे पास है और जितना भी हथियार और सामान है इनको कहीं एक अच्छी जगह पर छुपाई आओ। तो जो क्लाइम होता है वो कहता है कि ठीक है। प्रिंसेस रेनी यहीं पर रुक जाती है अपने फादर के साथ। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि ओरा को जो कि आया होता है आर्टिफैक्ट्स चुराने के लिए, लेकिन सामने जो होता है वो ब्रायन का टीचर होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं बढ़ने दूंगा, एक तीर बंदा खेल खत्म, और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको चीड़ फाड़ देता है वो एक झटके में अंदर। इधर से हम देखते हैं जो क्लाइम होता है वो चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और सारे आर्टिफैक्ट्स को छुपा रहा होता है। तभी उसके सामने यहाँ पर मीरे आ जाता है, और मीरे जो होता है उसको देखता है तो वो कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मार जाओगे मेरे हाथों से। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है? तो कहते हैं हाँ भागो। तो वो भाग जाता है, और इधर से जब वो किंगडम की तरफ आता है तो देखने के लिए क्या मिलता है, किंगडम जमा पड़ा है। इधर से एक लेटर लिखा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मैं हूँ थ्रोन रूम के अंदर। तो ये भाग के थ्रोन रूम की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है, जिसके अंदर वो देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एल्फ खड़ी होती है आइस वाली। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि प्रिंसेस के हाथों से उसके बाप को मरवा दिया गया है। इधर से भाई एकदम ये जो क्लाइम होता है उसका तो मूड ही खराब हो जाता है। वो कह रहा होता कि स्टोन ऑफ तुम्हें इतना अच्छा समझता था, लेकिन तुम इतने गद्दार हो, इतने बुरे निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था, अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो हमले करता है स्टोन ऑफ की तलवार को इस्तेमाल करके भी, लेकिन जो इधर से हमारा ओवरलॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावरफुल होता है, उसको मार के फेंक देता है। तो वो कहता है कि मैं इन निहत्ते पे हमला नहीं करता, ले तलवार उठा और हमला कर। और वो फिर से हमला करता है। भाई वो कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, स्टोन ऑफ की तलवार स्टोन ऑफ ही इस्तेमाल कर सकता है, तुम नहीं। और वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और मैजिक अप भी करता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आखिरकार वो उसको एक झटका मारता है जिससे वो खून खून हो जाता है। और वो कहता है कि अब तेरा मरने का समय आ चुका, और एक कट। लेकिन हमें देखने को मिलता है सब कुछ ब्लैक ब्लैक। आंखें खुलती है तो प्रिंसेस रेनी को हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर क्लाइम जो होता है वो जमीन में पड़ा होता है, मतलब बेड पे। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया प्रिंसेस? तो कह रही होती है कि देखो मुझे यहाँ पर ओवरलोड ने बचा लिया, अब मुझे उन्होंने डीमन बना दिया है, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ क्लाइम, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तो कहते हैं कि हाँ। तुम जिंदा रहना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ। तो तुम भी डीमन बन जाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है प्रिंसेस रेनी जो होती है वो एल्विडो के सामने झुकती है और कह रही होती है कि जैसा आपने कहा था वैसा सब कुछ हो चुका है, किंगडम आपके अंदर आ चुका है, बस आपको क्लाइम को मेरे कंट्रोल में लाना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, ये बॉक्स तो ले और निकल अब यहाँ से। और यहाँ पर एल्बिडो जो होती है वो चली जाती है, और हमें देखने को मिलता है कि वो बॉक्स ले लेती है और वो वहाँ पर फिर वो गाना गाती है, क्लाइम मेरा है मैं क्लाइम की। और ये भाई मतलब क्लाइम के लिए उसने पूरा किंगडम मरवा दिया बंदी ने। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो डेमिस और ओवरलोड था उन लोगों का स्टार्टिंग से ही प्लान था ये, क्योंकि ये अंदर स्टार्टिंग से ही इसके अंदर काम कर रही थी। और ये जितना भी अटैक हो रहा था सारी जगह पर जो क्लाइम बच जा रहा था वो इसीलिए बच रहा था क्योंकि इसको मारने की इजाजत नहीं दी गई थी। इधर से हम सीन बदलता नोबल को देखते हैं जो कि एल्बिडो के पास आया हुआ था। तो अब एल्बिडो उसके कमरे पे आई होती है। वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एल्बिडो, आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं आपसे बात। तो कहती कि मैं तुम्हारे से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कुछ तोहफा लाई हूँ, तो ले देगी। और तोहफा देखती तो उसके ही माँ बापों और भाइयों का सर होता। तो वो कहती कि जब मैंने मारे थे मजा आ रहा था, लेकिन अब तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें भी मरना होगा। और उस बंदे को भी खत्म कर दिया जाता है। मिस्टर रेवन यहाँ पर आते हैं तो देखने को मिलता है पूरा किंगडम तबाह हो रखा होता है। मिस्टर रेवन आके जो होता है वो ओवरलोड के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है कि आपका है ये किंगडम। तो वो कहता है कि मिस्टर रेवन डिप्लोमेटिक टाइल्स बनाए क्या,
और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।